आप एक इल्ज़ाम आयद है कि जो एआईपी है, आप एआईपी को मतलब लोकसभा इलेक्शन में अच्छा खासा आपने बहुत अच्छी तरीके से कैंपेन चलाई, चलो अच्छी बात है, लेकिन किस चीज़ ने आपको मजबूर किया रियाज बेदार का दामन पकड़ने के लिए एआईपी को छोड़कर? आज आप कह रहे हैं हमें उसको वोट देना चाहिए जो हमारी बात हर जगह करे। क्या आपको पता नहीं था इंजीनियर रशीद उस वक्त दर कैद है, वो प्रिजन में है, जेल में है, आपने उस टाइम उसकी स्ट्रांगली मतलब उसकी कैंपेन चलाई, तो आज आप रियाज बेदार की बातें कर रहे हैं, तो हकीकत क्या है? दोस्तों, हम इस वक्त जिले बारामूला के पटन इलाके में मौजूद है। हमारे साथ एक दोस्त बना हुआ है जो मेन पटन का रेजिडेंट है। हम इनसे कुछ सवालात करने की कोशिश करेंगे, आपसे इनको हम रूबरू कराते हैं। आज हम पटन इलाके में आए और हमने देखा कि तामीर और तरक्की के लिहाज से अगर देखा जाए तो पटन बहुत पीछे है, और आखिर ये वजूहात क्या है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या सियासी मतलब पामाली हुई है, यहाँ पे सियासी तौर पर पटन इलाके को खस्ताल किया हुआ है? हम यहाँ के रेजिडेंट से, ये यहाँ के लोकल जो है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। हजरत आपका खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? आज हम आए थे ज़िले बारामूला के पटन इलाके में, तामीर और तारकी के लिहाज से बहुत पीछे है। आप तो जानते हैं हर 5 साल के बाद असेंबली इलेक्शंस होते जा रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है? क्या आज तक कोई कैंडिडेट था ही नहीं? तामीर और तारकी के लिहाज से पटन बहुत पीछे रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने सुना है 1977 में हमारे एक पटन का ही एक असेंबली कैंडिडेट आया था जिनका नाम शाहीन साहब था। वो आए थे तो कुछ चीज़ें जिसमें कि सीएससी हॉस्पिटल है हमारा एमसी डिपार्टमेंट है, और पटन जब तहसील बना तो वो सब चीज़ें शाहीन साहब की वसादत से ही हमको हासिल हुई। उसके बाद देखा गया कि पटन के लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया असेंबली इलेक्शंस में, पार्लियामेंट इलेक्शंस में। नतीजा ये निकलता था कि वोटर्स जो पाल होते थे वो बहुत ज़्यादा कम वोटर्स पाल होते थे। उससे हमें नुकसान ये पड़ा कि जो अच्छा एक नुमाइंदा होना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए, जो लोगों के लिए तरक्की और तरक्की का काम करे, वो नुमाइंदा आगे आता। पर जब लोग वोट डालने के लिए ही रेडी नहीं होते थे, तब हमको देखने को मिला कि जिसको हम गुंडा राज कहते हैं, एक गुंडा राज सा बन गया, स्पेशली हमारे पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब अल्हम्दुलिल्लाह 30 या 35 साल के बाद ही सही, पर लोगों में ये शऊर अब आ गया है, हमारी माओं में, बहनों में, बुज़ुर्गों में, दोस्तों में, और ख़ुसूसन हमारे जवानों में, कि इस वक्त जो असेंबली इलेक्शन आ रहा है इसमें हमें एक चेंज करनी ज़रूरी है, क्योंकि एक कहावत है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो इस वक्त हमें लगता है कि हम इंशाअल्लाह रहमान एक बेहतरीन चेंज करेंगे, ऐसे नुमाइंदे को अपना वोट और अपना सपोर्ट करेंगे जो कि आवाम की बात सुने और आवाम की खिदमत करे। तो उस सिलसिले में अगर मैं अपनी ज़ाती राय आपसे कहूँ तो यहाँ पर एक कैंडिडेट है, जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन में उठेंगे असेंबली में, तो सबको अगर मैं निचोड़ कर देखता हूँ, जितने नाम इस वक्त मेरे पास आए हैं, सबसे बेस्ट कैंडिडेट जो है, सबसे कैरेक्टर कैंडिडेट जो है, सबसे डेडिकेटेड कैंडिडेट जो है, सबसे अच्छा और ईमानदार कैंडिडेट जो है, वो है इस वक्त रियाज अहमद बेदार साहब, जो कि एमसी की टिकट पर लड़ रहे हैं। हाँ, ये तो जमहूरी हक है, कोई भी लड़ सकता है, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त होता है, इलेक्शन कैंपेन चलाने में, मतलब इलेक्शन कैंपेन चलाने के वक्त वोट बैंक हासिल करने के लिए ये कोई भी वादा करते हैं, कोई भी दावा देते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद इस पे खरा नहीं उतरते हैं, तो आखिर क्या रीज़न रहेगी? मतलब आखिर क्या रीज़न है? मतलब अगर रियाज अहमद बेदार साहब की बात करें, वो भी इस वक्त कोई वादा करे ऐसा वैसा, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? माशाअल्लाह, इसको एक शायर ने कहा है, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़हरे हिलाल को कभी कह न सका कन। मैं एनसी का कोई वर्कर नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का कोई वर्कर हूँ, मैं सपोर्टर हूँ रियाज अहमद बेदार साहब का, कायल हूँ उनकी ऑनेस्टी का, उनकी डेडिकेशन का मैं कायल हूँ। सुना है अपने बाप दादाओं से घर में कि रियाज साहब जब गवर्नमेंट सर्विस में थे किस तरीके से लोगों से वो मिलते थे, किस तरीके से वो लोगों के काम आते थे। तो वही कैरेक्टर हमारे आगे इस वक्त नज़रों के आगे है, और कैरेक्टर बनाने के लिए इंसान को सदियां लग जाती है, कैरेक्टर बनाने के लिए इंसान को ज़िंदगियां लग जाती है। ये ऐसी बात नहीं है कि 2-4 दिनों में कैरेक्टर बन जाए। पिछले तकरीबन 50 सालों से या 60 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, रियाज साहब इज़ मोस्ट डेडिकेटेड पर्सनैलिटी ऑफ पटन। इस वक्त हमारे बुलाने पर वो आए हैं पटन, और असेंबली में वो कंटेस्ट करने जा रहे हैं। उनको हमने लाया है, हम गए हैं उनके घर, हमने हाथ जोड़ के विनती की है कि हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, कोई ऐसा
डेडिकेटेड और ईमानदार इंसान हमें चाहिए जो हमारी आवाम की और हमारी बात आला हुकाम तक ले सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उस वक्त भी इनकार नहीं किया। वो ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो कि खुद अपनी मर्जी से आए। और दूसरी अहम बात मैं आपसे बताता चलूँ, लोगों को एक चीज़ के बारे में आज ज़रूरी सोचना पड़ेगा। जितने भी आज़ाद का कैंडिडेट आज तक आए हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आए हैं, किसी ने आज तक नहीं जीता है, किसी ने भी नहीं। ये रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी आज़ाद को, चाहे वो कि हमारा रिलेटिव क्यों ना हो, उसको वोट डाल के हम अपना नुकसान ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं अपनी आवाम से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करना चाहूँगा आज कि किसी भी ऐसे कैंडिडेट को वोट न दीजिए जिसको कि आपको पता है कि ये आगे नहीं आएगा। अपना वोट ज़ाया होने की कोई भी आप ये कोशिश ना कीजिएगा। आप देखिए सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन है। जिस तरह से मेरे नज़र में कैंडिडेट जो अच्छा है रियाज साहब, मैं अपना वोट, अपना सपोर्ट उनको दूंगा। और इसी तरह से सारों को सोचना है कि हमारे वोट डिवाइड ना हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशखबरी भी है यहाँ से कि जो पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की असेंबली की बात है, आप ये मेरी बात लिख के रख लीजिएगा। ऑन रिकॉर्ड में आपसे कह रहा हूँ, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्कुल हो सकता है कि कंपटीशन हो, मगर पटन की सीट के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। इट इज़ वन साइडेड गेम। आप देखोगे जब 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, पटन कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट है, ये वन साइडेड गेम है। और ये भारी साइड जो है ये रियाज साहब का है, एनसी साहब। नासिर साहब, आप एक इल्ज़ाम आयद है कि जो एआईपी है, आप एआईपी को मतलब लोकसभा इलेक्शन में अच्छा खासा आपने बहुत अच्छी तरीके से कैंपेन चलाई, चलो अच्छी बात है, लेकिन किस चीज़ ने आपको मजबूर किया रियाज बेदार का दामन पकड़ने के लिए एआईपी को छोड़कर? आज आप कह रहे हैं हमें उसको वोट देना चाहिए जो हमारी बात हर जगह करे। क्या आपको पता नहीं था इंजीनियर रशीद उस वक्त दर कैद है, वो प्रिजन में है, जेल में है? आपने उस टाइम उसकी स्ट्रांगली मतलब उसकी कैंपेन चलाई, तो आज आप रियाज बेदार की बातें कर रहे हैं, तो हकीकत क्या है? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। जिस वक्त मैंने एआईपी की कैंपेन चलाई थी और उस वक्त अगर मैं देखूं कि जो फील्ड में 3 लीडर्स थे, मेरी अपनी नज़र में उनमें से जो अच्छा लीडर था वो थे इंजीनियर रशीद साहब। सो आई गो फॉर सपोर्ट हिम, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी से कभी कोई ताल्लुक नहीं रखता हूँ। इस वक्त भी मैं रियाज साहब की ज़ात को सपोर्ट कर रहा हूँ, रियाज साहब की डेडिकेशन को सपोर्ट कर रहा हूँ, रियाज साहब की ईमानदारी को सपोर्ट कर रहा हूँ। वही वजह है मैं आज सामने आया हूँ। मैं किसी भी पार्टी को कभी कोई सपोर्ट नहीं करता हूँ। हाँ, जब भी मुझे लगेगा कि कोई भी इंसान लोगों के लिए अच्छा होगा, इंशाअल्लाह रहमान आप देखेंगे ये नासिर भाई उस वक्त पीछे नहीं रहेगा। जितनी भी उसको अल्लाह ने अपनी इस्तिदाद दी होगी उस तरीके से मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि जो आवाम है हमारी वो सुकून और आफियत से अपनी ज़िंदगी गुजार सके और उनके जो मुश्किलात है वो आसान हो। और साथ ही मैं बताऊंगा, अगर हम इस वक्त पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, हमारे बहुत सारे मसले हैं, उनमें से 4 मसले सबसे बड़े हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहले हेल्थ सेक्टर जो कि पिछले 40 सालों से तबाह बर्बाद किया गया है। दूसरा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आप देख लीजिए कि गरीब का जो बच्चा है वो इस वक्त बेचारा पढ़ाई भी नहीं कर पाता है। तो हमें ही सोचना है, उन गरीबों के बारे में हमें सोचना है, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे भाई हैं, उनको एक बेस्ट एजुकेशन हमें ही फराहम करनी है। तीसरी अहम बात पानी का मसला। अगर हम आसपास के गांवों में नज़र डालेंगे, 40 सालों से हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माएँ आज भी मटका सरों पर लेकर 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर जाते हैं, या रेडियो में लाते हैं, या टिलर्स पर लाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तानाशाही का रोल बंद करो। वाइस चांसलर जो थे इससे पहले वो ब्रिटिश में वो निज़ाम हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अब खिदमत गुजारों को आगे लाना पड़ेगा और इंशाअल्लाह रहमान आवाम की खिदमत करनी पड़ेगी। ये तो सबों को पता है कि रियाज अहमद बेदार की अगर बात की जाए, वो एक करेक्टेड आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है और डेडिकेटेड आदमी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश है नहीं। लेकिन अगर हम पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो इन्फिनिट नंबर ऑफ मेंबर्स आ गए हैं। रियाज बेदार के लिए एक बड़ा चैलेंज है ये, तो आप इस चैलेंज को किस तरह से फेस करना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी प्रेशर लेते नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब भी हम नेक काम के लिए जाएंगे ना, तब असबाब अल्लाह ताला पैदा करता है। और ये सच्ची बात है। जब हमारी नीयत सही है कि हम इस वक्त रियाज साहब के साथ हैं, हमारी नज़रों में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पटन कॉन्स्टिट्यूंसी इस वक्त यही कह रही है कि जो रियाज साहब है ईमानदार है, डेडिकेटेड है, ऑनेस्ट है। इससे बढ़िया हमें और क्या चाहिए? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इन पटन कॉन्स्टिट्यूंसी इट इज़ टोटली वन साइडेड गेम। और ये सीट मैं आपको आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये सीट जो है ये रियाज बेदार साहब बिल्कुल जीत चुके हैं। तकरीबन 15 से 20 हज़ार वोटों से ये जीत चुके हैं ये सीट। नासिर भाई, आप तो एक डायनेमिक यूथ है, तो लास्ट पर बताएं असेंबली इलेक्शन की तैयारी हो रही है पूरे देश में, तो
अपने इस जो पटन कंस्टिट्यूंसी यहाँ के वोटर्स जो यहाँ का जो आपका पूरा बड़ा आवाम है यहाँ, तो उनके नाम क्या मैसेज देना चाहते हैं आप असेंबली इलेक्शंस के हवाले से? आपकी बात ये दुरुस्त है, उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा, अदबन गुजारिश करूँगा, हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि तकरीबन 35 साल या 40 साल के बाद आज पटन और पटन के जो आसपास के इलाके हैं, पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बाइज़्ज़त बाशऊर लोग हैं वो जाग गए हैं. उनको चाहिए कि शेखुल आलमीन का था वो याद सारी सिमतो अक्सी रजलम तो अदना राहे कहनगांव. इस बार हमारा नारा यही रहेगा, अब की बार रियाज बेदार हमारा यार और 40,000 पार.